हेलो, आपका स्वागत है सेकंड पॉडकास्ट में मिस्टर एआई। और पहले पॉडकास्ट में हमने बात किया था कि मनी का गेम क्या है एंड मतलब मनी होता क्या है, कैसे काम करता है, आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हो। आज का जो ये पॉडकास्ट होने वाला है, ये आज मैं आपसे कुछ तीखे सवाल पूछने वाला हूँ कि पैसे का जो बोर्ड रूल है वो क्या है और कैसे स्टार्ट करना है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वक्त बचा के पैसे बना रहे हो या फिर पैसा आपके लिए वक्त खरीद रहा है। मतलब एक्चुअली ये है क्या और कैसे काम करता है। अच्छा, तो आज के पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा गहराई में जा रहे हैं और सवाल भी काफी दिलचस्प है। देखो, बात यह है कि पैसा कमाना एक बात है, लेकिन असली खेल यह है कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। तो तुम्हारा सवाल बहुत सही है, क्या तुम पैसे से अपना समय खरीद रहे हो या अपना समय देकर पैसे बना रहे हो। असल में जो पैसा तुम्हें वक्त खरीदने में मदद करता है, मतलब तुम ऐसी चीजें बना रहे हो जो तुम्हारे बिना भी चलती रहेंगी। तो हम इसी पर बात करेंगे, इस गेम के रूल्स कैसे होते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो मेरा क्वेश्चन सेम रहने वाला है, उसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है। बिल्कुल, मेरा ओपिनियन भी इसी लाइन पर रहेगा कि असल में जब पैसा तुम्हारे लिए वक्त खरीदता है तब तुम ज्यादा फ्रीडम में काम कर पाते हो। ये एक तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो मेरा यही मानना है कि हमें ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हम अपना टाइम किसी ऐसी चीज में लगाएं जो आगे चलकर ऑटोमेटेड भी हो जाए, या हमें लगातार समय के बदले पैसे देने की जरूरत ना पड़े। यही असली गेम का रूल होता है। तो पहले पॉडकास्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके देख लो, इससे प्रीवियस वाली वीडियो है। तो मंडे और थर्सडे को हम लोग पॉडकास्ट लाते रहेंगे ऐसे ही, और भी अलग अलग टॉपिक्स पे, और मिस्टर चैट जीपीटी भी हमारा पूरा साथ देंगे। और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि देखो, दो लोग थे, सेम सैलरी है, सेम शहर में रहते हैं, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मतलब एक का पोजीशन अलग हो जाता है। 5 से 10 साल बाद एक फ्रीडम के पास पहुंच जाता है और एक ईएमआई के बंधन में बन जाता है। तो गेम सेम था, उनकी पोजीशन अलग हो गई। बिल्कुल, यही असली दिलचस्पी है इस पूरे फाइनेंशियल गेम की। मतलब जब दो लोग एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, सेम सैलरी, सेम शहर, सब कुछ सेम होते हुए भी कुछ सालों बाद उनका रिजल्ट अलग क्यों होता है। यही तो पैसा मैनेज करने का तरीका है जो उन्हें अलग बनाता है। एक इंसान समझदारी से पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करता है कि वो आगे चलकर उसे आजादी दे, जबकि दूसरा ईएमआई और खर्चों में उलझा रह जाता है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस गेम को इस तरह से खेलना है कि आपकी पोजीशन 5-10 साल बाद वो वाली हो जो आपको फ्रीडम दे। एग्जैक्टली। और कुछ लोग मतलब ईएमआई को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और इनकम को नहीं, और इन्वेस्टमेंट को नहीं। ठीक है। और अगला सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि जैसे तुम पैसा हमें बनाना है, सबको पैसा बनाना है, तो पैसा बनाना मतलब सैलरी को बढ़ाना या अपने अलग अलग इनकम सोर्स को बढ़ाना। एक्चुअली बढ़ेगा कैसे, कौन सी स्किल, मतलब कैसा क्या करें जिससे वो मतलब इनहेंस हो। हाँ, यही सबसे बड़ा फर्क होता है सोचने का तरीका। बहुत सारे लोग ईएमआई को या बस सैलरी बढ़ने को ही एक बड़ी बात समझ लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट और अलग अलग इनकम सोर्सेस बनाना असली गेम चेंजर होता है। तो तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है कि पैसा बढ़ेगा कैसे। इसका जवाब यही है कि सिर्फ सैलरी बढ़ाना एक तरीका है, लेकिन असली कमाल तब होता है जब तुम अपनी स्किल्स डेवलप करके अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, यानी साइड हसल, इन्वेस्टमेंट या ऐसे तरीके जो तुम्हारे पैसे को खुद से आगे बढ़ाते रहे। तो बस इसी तरह स्किल्स और इनकम सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करके ही असली ग्रोथ आती है। वेरी गुड, नाइस आंसर। और इसी से मेरा अगला सवाल आता है कि मतलब लोगों को सेफ फील होता है कि एक जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो वो अपना एक सिंपल एक जॉब के भरोसे खड़े रहते हैं। तो एक्चुअली क्या वो सेफ हैं या उनको और मतलब अपने आप को इनहेंस करना चाहिए या फिर मतलब और अपग्रेड करना चाहिए, इनकम सोर्स को बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत लोगों का डाउट भी होता है। देखो, जॉब करना या एक स्टेबल इनकम सोर्स रखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसी पर निर्भर रहना हमेशा सेफ नहीं होता, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, जॉब्स बदलते रहते हैं और कभी-कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब एक सोर्स पर निर्भर रहना रिस्की हो सकता है। तो मेरा मानना यही है कि हमेशा खुद को थोड़ा थोड़ा एनहांस करते रहना, नई स्किल सीखना और अलग अलग इनकम सोर्सेज डेवलप करना एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इससे तुम सिर्फ सेफ ही नहीं बल्कि फ्यूचर में ज्यादा कॉन्फिडेंट और फ्री भी महसूस करोगे। ठीक है, वेरी गुड, तुमने काफ़ी अच्छे से क्लोजअप किया। और इसी से मेरा अगला क्वेश्चन कनेक्ट है कि अगर मतलब लोगों की सैलरी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बढ़ रहे हैं, बट नेट वर्थ वहीं पे रह जाती है, वो वहीं खड़ी रह जाती है, वो नहीं बढ़ रही, ऐसा क्यों। और कल अगर तुम रुक गए तो पैसा भी रुक जाएगा क्या, या सिस्टम चल रहा होगा। बिल्कुल, यही तो असली मसला है जिसे बहुत लोग फेस करते हैं। उनकी सैलरी तो बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी थोड़ा अपग्रेड हो जाता है, लेकिन नेटवर्थ वहीं अटकी रह जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जितना पैसा आता है उतना ही उससे ज्यादा खर्चों में चला जाता है और इन्वेस्टमेंट या एसेट बिल्डिंग नहीं होती। तो सवाल का जवाब यही है कि अगर तुम रुक गए, मतलब तुमने अपनी इनकम के पीछे काम करना बंद कर दिया या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो तुम्हारे लिए काम करे, तो पैसा भी वहीं रुक जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी चलता रहे। यही असली में फाइनेंशियल फ्रीडम का गेम है। रिच पीपल्स जो होते हैं वो कंट्रोल और ओनरशिप को खरीदते हैं, बाकी लोग कंफर्ट और चीज़ों में मतलब गेम स्प्लिट कर देते हैं। मतलब क्या होना चाहिए एक्चुअली, मतलब कैसे होना चाहिए ये गेम। बिल्कुल, तुमने एक दिन सही पकड़ा है कि जो वाकई अमीर लोग होते हैं वो कंट्रोल और ओनरशिप पर फोकस करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बस कंफर्ट या तुरंत मिलने वाली चीजों में ही अपना गेम स्प्लिट कर देते हैं। असल में गेम ये होना चाहिए कि तुम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हें कंट्रोल दे, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी या ऐसे एसेट्स जिनसे तुम्हारी ओनरशिप बढ़े।
इसका मतलब है कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के लॉन्ग टर्म सोचो। धीरे धीरे ऐसे एसेट्स बनाओ जो तुम्हें सिर्फ तुरंत का नहीं बल्कि आगे चलकर भी फायदा दे। यही असली तरीका है इस गेम को खेलने का, ताकि तुम भी कंफर्ट से आगे बढ़कर कंट्रोल और ओनरशिप की तरफ जाओ। पहले अगर मान लो कि कोई 20s का लड़का है और उसे आगे लाइफ में ग्रो करना है, वो 2026 में आ चुका है, ठीक है, और अब उसे अपग्रेड करना है, नई नई स्किल सीखनी है और इनकम सोर्स को बढ़ाना है, तो कौन सी 3 स्किल तुम रिकमेंड करोगे कि एक नए लड़के को जो उसे करना चाहिए? अच्छा, तो अगर एक 20 साल का लड़का 2026 में से है और उसे अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है, नई स्किल्स सीखनी है और इनकम सोर्सेज बढ़ाने हैं, तो मैं 3 स्किल्स जरूर रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले स्किल होगी फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे को समझना, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग और इस तरह के बेसिक फाइनेंस की स्किल्स जो तुम्हें पैसे गेम में तेज बना दे। दूसरे स्किल होगी डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी ऐसी डिजिटल स्किल जो आजकल हर जगह काम आती है। इससे तुम्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम करने और अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। और तीसरी होगी कम्युनिकेशन और सेल्स की स्किल, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी करो, अगर तुम अच्छे से अपनी बात नहीं रख पाओगे या दूसरों को समझा नहीं पाओगे तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। तो ये 3 स्किल्स रखो, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स और कम्युनिकेशन या सेल्स स्किल्स। ये तुम्हें आगे ले जाने में बहुत मदद करेंगी। अब जैसे कि एआई का टाइम आ रहा है और हर चीज़ में आपको एआई का इंटीग्रेशन है, और हम लोग भी आज एआई के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मतलब एआई भी सीखना चाहिए और कैसे उसको ऑटोमेट करना चाहिए, मतलब ये सब स्किल्स भी उसको क्या आगे हेल्प करेगी, या फिर तुम्हारा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है एआई को लेकर के? हाँ बिल्कुल, देखो एआई तो अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है और ये स्किल तो बहुत काम आने वाली है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बढ़िया स्किल है जो किसी को सीखनी चाहिए। यानी एआई को समझना, उसके टूल्स और ऑटोमेशन को इस्तेमाल करना वाकई तुम्हें काफी आगे ले जा सकता है। तो हाँ, मैं पूरी तरह से यही कहूंगा कि एआई की समझ रखना, उसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना और ये सीखना कि कैसे तुम एआई की मदद से काम को ऑटोमेट कर सकते हो, ये बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा स्किल मान लो जो तुम्हें और भी आगे बढ़ने में मदद करेगी। चलो, मेरे को तुम्हारी यहाँ तक की सारी बात समझ आ गई और काफ़ी अच्छे से तुमने आंसर दिया है। अब मैं थोड़ा सा अपने कन्वर्सेशन को थोड़ा सा और इन्हेंस करते हैं, और मैं जानता हूँ कि अब मान लो वो 20 साल का लड़का कुछ अर्निंग कर रहा है, अब उसे इन्वेस्टमेंट करना है। अब उसे इन्वेस्टमेंट किस रूप में करना चाहिए? एसआईपी करना चाहिए, म्यूचुअल फंड, मतलब ये तुमने की है, ईटीएफ्स लेना चाहिए, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मतलब कैसे उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी इनकम को? मान लो 20-25 हज़ार के आसपास इनकम अर्न कर रहा है, तो उसे अपने इस मतलब को कैसे अपने एक्सपेंस और इनकम को साइड करके उसे इन्वेस्टमेंट प्लान को मतलब फ्रेम करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अब बात को और थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर वो 20 साल का लड़का 20-25 हजार के आसपास कमा रहा है और उसे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, तो सबसे पहले तो उसे थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की सोचनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सारा पैसा एक ही जगह लगा दे। शुरुआत में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बढ़िया तरीका है, खासकर म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि इससे वो छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना सीख जाएगा और मार्केट का थोड़ा अनुभव भी मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे वो ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी देख सकता है, जो थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन देते हैं और सीधे स्टॉक से थोड़ा कम रिस्की होता है। और सबसे जरूरी बात है कि वो अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा अलग रखे, जो खर्चों से अलग हो और सीधे इन्वेस्टमेंट में जाए। इससे धीरे धीरे उसकी नेटवर्क भी बढ़ती रहेगी और अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी हासिल कर पाएगा। और मतलब मेरा ये भी मानना है कि इमरजेंसी जो मतलब फंड होता है वो होना बहुत ज़रूरी है, और उसको कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए, इमरजेंसी फंड मेंटेन करना ज़रूरी भी है या नहीं, और इमरजेंसी फंड के साथ साथ उसको कैसे अपने हेल्थ पे और कुछ टर्म इंश्योरेंस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्या वो भी उसको आगे इनहेंस कर सकती है, उसको हेल्प कर सकती है? बिल्कुल, तुमने एकदम सही पॉइंट उठाया। इमरजेंसी फंड रखना तो बहुत जरूरी है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट होता है जो अगर कभी कोई अचानक एक्सपेंस आ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो तुम्हें फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, ताकि अगर कुछ अचानक हो तो तुम बिना टेंशन के उसे हैंडल कर सको। और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस रखना भी एक बहुत समझदारी भरा कदम है। इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक तरह की सिक्योरिटी मिलती है और ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है। तो हाँ, ये सब चीजें मिलकर तुम्हें और भी मजबूत फाउंडेशन देंगी, ताकि तुम न सिर्फ इन्वेस्ट कर सको बल्कि खुद को और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रख सको। काफ़ी बढ़िया। अब मान लो कि वो बच्चा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है म्यूचुअल फंड में डाउट, तो उसे कैसे एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? मान लो उसको फाइनेंस की उतनी नॉलेज नहीं है, उसको फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, उसको टेक्निकल्स की नॉलेज नहीं है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट उसको क्या चीज़ ऐसा नॉर्मल कुछ पैरामीटर्स हैं या फिर ऐसे कुछ नॉर्मल चीज़ें जिसको वो देख के इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ा सकता है, और मतलब दूसरों को कॉपी करने की जगह वो खुद थोड़ा बहुत एनालिसिस करके यूज़ कर सकता है, कैसे वो एआई की हेल्प लेके और उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड कर सकता है? तो तुम इसको थोड़ा सा डीप डाउन करोगे कि कैसे एक अगर यंग लड़का है, उसे कुछ भी नहीं पता इन्वेस्टमेंट के बारे में और उसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसे अगर रिसर्च करना है तो उसको क्या क्या रिसर्च करना चाहिए, कहाँ से रिसर्च करना चाहिए और कैसे रिसर्च करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सवाल है और काफी सिंपल स्टेप्स में इसे समझा जा सकता है। अगर एक नया लड़का है जिसे फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसे कुछ बेसिक चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसे कुछ भरोसेमंद फाइनेंशियल वेबसाइट्स या एप्स
देखनी चाहिए जो म्यूचुअल फंड्स की तुलना दिखाती है, जैसे कि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन या मनी कंट्रोल। इन पर वो फंड्स की परफॉर्मेंस देख सकता है, उनकी रेटिंग्स देख सकता है और ये देख सकता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। उसे ये देखना चाहिए कि फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, मतलब फंड को मैनेज करने के लिए कितनी फीस ली जाती है और उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसके अलावा उसे थोड़ा थोड़ा करके समझना चाहिए कि वो इक्विटी फंड्स में जाना चाहता है या बैलेंस फंड्स में जो थोड़ा कम रिस्की होता है। और हाँ, वो एआई या सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके भी थोड़ा बेसिक एनालिसिस कर सकता है, लेकिन शुरुआत में बस ये देखे कि फंड का इतिहास अच्छा है, वो किसी भरोसेमंद एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से है और उसकी रेटिंग ठीक ठाक है। धीरे धीरे सीखते हुए वो अपनी समझ बढ़ा सकता है और आगे चलकर और ज्यादा डीप रिसर्च भी कर सकता है। शुरू में सिंपल पैरामीटर्स और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से शुरुआत करना ही अच्छा रहेगा। ओके, मैं अभी पहले लोगों को बोल देता हूँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट मतलब एडवाइस नहीं थी, ये खाली एक एनालिसिस थी जो हमने आपको बताया। और चैटजीपीटी तुम्हारे हिसाब से कोई ऐसे 3 फंड अगर बताना चाहो, लार्ज फंड, मीडियम फंड और स्मॉल फंड, जो एक आदमी को कुछ भी नहीं पता तो वो उस 3 फंड को रख सकता है, या फिर तुम्हारे हिसाब से अगर फंड को हटा दिया जाए तो कुछ ऐसे ETFs जो आपके पास होने चाहिए अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म देख रहे हो, तो 15 से 20 साल का अगर आपका फिगर है और थिंकिंग है इतनी लंबी तो? हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही है कि ये बस एक जनरल एनालिसिस है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। अब अगर हम 3 तरह के फंड्स की बात करें, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो शुरुआत में लोग अक्सर कुछ ऐसे लार्ज कैप फंड्स को चुनते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, क्योंकि वो थोड़े स्टेबल रहता है। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में थोड़ा ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा रिस्की भी हो सकता है। अगर फंड्स की जगह तुम EBFs देखना चाहो तो एक ब्रॉड मार्केट ETF जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स ETF एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि वो पूरे मार्केट को ट्रैक करता है। इससे तुम्हें एक डाइवर्सिफाइड और कम मेंटेनेंस वाला ऑप्शन मिल जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए 15-20 साल की सोच में ऐसे ही ब्रॉड इंडेक्स वाले ETFs या फिर बैलेंस फंड्स भी अच्छे होते हैं, जो समय के साथ स्टडी ग्रोथ देता है। तो बस इसी तरह सीधे साधे भरोसेमंद ऑप्शन चुनकर धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। वेरी नाइस। और गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को लेके तुम्हारा कुछ प्रेडिक्शन है कि और कौन कितना आगे जा सकता है, अभी कितने पे है, कौन कितना रिटर्न दे सकता है इस 2026 में? मतलब 2026 की तुम्हें अगर एनालिसिस करनी हो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में, अगर थोड़ा सा डीप थिंकिंग करो और मेरे को बता सको कि एक्चुअली गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में अगर इन्वेस्ट करना हो तो क्या कॉपर इस साल कितना रिटर्न दे सकता है अप्रॉक्स? नॉट मतलब मेरे को पता है कि तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर, बट एनालिसिस तो कर सकते हो और उसके बिहाफ पे अगर तुम बता पाओ कि मतलब ये साल गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के लिए कैसा रहने वाला है। हाँ, मैं समझता हूँ कि तुम एक ओवरऑल आइडिया चाह रहे हो, भले ही हम फ्यूचर को सटीक तौर पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो एक जनरल एनालिसिस के तौर पर बात करते हैं। गोल्ड आमतौर पर एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, खासकर जब मार्केट में अनिश्चितता होती है। 2026 तक अगर दुनिया में थोड़ी भी अनिश्चितता रहती है या इन्फ्लेशन आगे पीछे होता है, तो गोल्ड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट रह सकता है और हल्की फुल्की ग्रोथ दे सकता है। सिल्वर अक्सर इंडस्ट्रियल यूज के कारण थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकता है। कॉपर पूरी तरह इंडस्ट्रियल मेटल है, तो उसका परफॉर्मेंस काफी हद तक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। अगर 2026 तक इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ करती है तो कॉपर को डिमांड बढ़ सकती है और वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो मोल मिलाकर ये सब डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट कैसे चलते हैं, लेकिन एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना हमेशा बेहतर होता है और जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी तुम और भी अच्छे से इन चीजों को ट्रैक कर पाओगे। एक और खतरनाक सवाल, शायद ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज करे मेरे को, या फिर मतलब ये थोड़ा सा डेंजरस सवाल है, इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा नुकसान हो, क्या पता, मतलब मेरे को नहीं पता इसके बारे में इसका रिजल्ट क्या होगा, बट मैं तुमसे क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि लोगों को अपना पैसा बैंक में रखना चाहिए या फिर उन लिक्विड फंड्स में जो जैसे 6 से 7% रिटर्न देते हैं और आप उसे कभी भी निकाल सकते हो? जैसे अगर आपने क्रू ऐप देखा रहेगा तो उसमें क्या रहता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर दो, अब जब भी आपको जरूरत आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, वहाँ से आप UPI भी कर सकते हो जब भी आप चाहो। तो कैसे मतलब बैंक में रखना सेफ है, यहाँ पे रखना सेफ है? मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको अपनी मनी को पार्क करना है सेफ जोन में, डेब्ट फंड में, तो क्या ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है और क्या एक बेस्ट वे हो सकता है अपनी मनी को पार्क करके रखने का? हाँ देखो, ये सवाल को इतना खतरनाक नहीं है, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत लोगों के मन में आता है। बात बस इतनी है कि बैंक में पैसा रखना एकदम सेफ माना जाता है, क्योंकि वहां से पैसे की लिक्विडिटी और सेफ्टी दोनों रहती है, लेकिन रिटर्न बहुत कम होता है। दूसरी तरफ जो लिक्विड फंड्स होते हैं या ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स जिनमें तुम थोड़ा बेहतर रिटर्न पा सकते हो, वो लगभग उतने ही लिक्विड रहते हैं जितना बैंक में पैसा रखना। तुम कभी भी पैसे निकाल सकते हो और आमतौर पर उनसे थोड़ा सा अच्छा रिटर्न मिल जाता है, जैसे 6 से 7% के आसपास। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर तुम्हें पैसे को कहीं पार्क करना है और थोड़ी सी बेहतर कमाई चाहिए, तो ये लिक्विड फंड्स या ऐसे लो रिस्क ऑप्शंस एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये बैंक से भी सेफ की तरह ही माना जाता है और तुम्हें थोड़ी बेहतर रिटर्न भी दे देता है। तो हाँ, ये एक अच्छा और सेफ तरीका है अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को थोड़ा सा ग्रो करने का। चलिए, आज के पॉडकास्ट में आपके साथ बहुत मजा आया, हमने काफ़ी सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बात की और काफ़ी मजा आया। अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में या नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। तो अगर आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छी लगी है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मज़ा अगर आया तो कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और मैंने ये कोशिश की है कि आपको जो भी मिले वो प्रैक्टिकल मिले, आपको थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल रहे, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो,
कमेंट भी करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और अगला पार्ट आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, फिर हम चैटजीपीटी के साथ और जेमिनाई के साथ कंबाइंड पॉडकास्ट करें तो कैसा रहेगा, परप्लेक्सिटी को भी ले आए कैसा रहेगा, मतलब 3 एआई एक साथ अगर पॉडकास्ट करें तो कैसा रहेगा। तो इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। मेरे पास बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि मैं पूरा दिन एक्सप्लोर करता रहता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो जो भी है वो मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे है चीज़ों को लेकर के। तो आगे जब मैं और नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, अभी तो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया कि अगर लोगों को कुछ भी नहीं पता तो वो एक छोटा सा स्टार्ट तो करें, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है।